तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसा रहा आपका नीट का एग्ज़ाम? अगर मैं बात करूं जूलॉजी सेक्शन की तो मेरे हिसाब से एकदम चकाचक रहा होगा। जिस तरीके से मैंने बोला था बेटा, एक क्वेश्चन आपको नोट्स के बाहर का नहीं मिलेगा, वही मैं कंटिन्यूटी के साइड में साथ में लेते हुए चलूँगा। अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप बोल देते हो बेटा कि नोट्स के बाहर से आया है सर, या हमने डिस्कस नहीं किया है, तो मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा फिर भी, लेकिन आप प्रूफ नहीं कर पाओगे बेटा। बहुत बेहतरीन पेपर आया था इस साल का। अगर मैं बात करूँ, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के थ्रू, पेपर में, साल भर में, एनसीईआरटी में एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर करके हमने सेशन की स्टार्ट की थी, और यहाँ पे आज सेशन हमारा ख़त्म हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नीट 2024 जूलॉजी का S3 पेपर डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 151, सेट है हमारा S3, सेट S3 क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट 1, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। अगर हम बात करें एंड परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल से अगर हम बात करें, नेफ्रॉन का क्वेश्चन है सिस्टम का, तो ये बोल ही रहा है जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, दिस इज द पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में क्या बोला बेटा? इम्परमेबल फॉर वाटर एंड परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज अ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर हम बात करें, दिस साइड इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर वाटर। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। This statement is false. Next statement क्या बोला? Statement 2, proximal convoluted tubule, it means PCT. PCT होती है बेटा, PCT is lined by simple columnar rust border epithelium. अगर बात करें PCT is lined by बेटा cuboidal epithelium. किससे लाइन होती है? Cuboidal epithelium से. It means क्वेश्चन नंबर 151 के both statements are false. तो देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। Statement 1 is false, both हाँ दिया हुआ है। इसमें अगर बात करें, इस both statement 1 and statement 2 are false, आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। उसमें ना ऊपर से पेन को हटाओगे ना, वो देखो जो पेन वाला मार्क है ना, उसमें टैप करोगे ना, हाँ अब आप हाथ से भी चला सकते हो। जब आपको लिखना हो तो फिर पेन में टैप करना। ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं सिस्टम पे काम नहीं किया हूँ, ठीक मैक्सअप किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 152 पे, 152 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन वो चीज होती है जिसमें सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है असर्शन और रीजन यहाँ पे। असर्शन बोल रहा है यहाँ पे, असर्शन की बात करें तो असर्शन बोल रहा है यहाँ पे FSH, जो यहाँ पे FSH है, FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल। गुड, एकदम करेक्ट है। इन फीमेल, यहां तक तो बात सही लग रही है कि FSH जो होता है किस पे वर्क करता है? यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल पे इन फीमेल एंड लीडिंग सेल इन मेल। यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि लीडिंग सेल, अगर बेटा आपको क्लास में याद आ रहा होगा जब मैंने बताया था GnRH में LH एंड FSH, LH L से लीडिंग, तो LH किस पे काम करता है? लीडिंग पे, और FSH किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पे। तो इस सेंटेंस की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? असर्शन इज फॉल्स। रीजन की तरफ चलते हैं। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब बेटा बताया था इंटरस्टिशियल स्पेस, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन। अगर हम बात करें बेटा, जो स्पेस प्रेजेंट रहता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, वो स्पेस कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पे दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स और दूसरी रही तुम्हारी लीडिंग सेल्स। एंड दिस लीडिंग सेल्स सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग्स। तो रीजन तो ट्रू है और असर्शन क्या है बेटा? फॉल्स है। तो देखते हैं ऑप्शन में, असर्शन इज अ फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर
153 which of the following factor will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium। अच्छा, Hardy-Weinberg equilibrium अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन सीधा सीधा चला आया है इवोल्यूशन से। अगर आपने इवोल्यूशन की क्लासेस की होंगी तो बेटा मैं बताया था देयर आर 5 फैक्टर्स which affect Hardy-Weinberg प्रिंसिपल। 5 फैक्टर्स पे बात की गई थी और Hardy-Weinberg प्रिंसिपल जो हो जाता है एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे लगता था। तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा, कांस्टेंट जीन पूल। जीन पूल को क्या बोल रहा है बेटा, कांस्टेंट। अगर जीन पूल बेटा कांस्टेंट रहेगा तो Hardy-Weinberg इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें, पहले ही ऑप्शन पढ़ते हमको आंसर मिल चुका है। अगर जीन पूल कांस्टेंट है तो बिल्कुल भी Hardy-Weinberg प्रिंसिपल इफेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, ये सारी चीजें क्या कर देंगी बेटा, इफेक्ट कर देंगी। अगर हम बात करें इसको Hardy-Weinberg प्रिंसिपल, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा 153 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरेलली भी कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं। अच्छे बॉटनी के अंदर पे 153 नाउ 154। चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 बोल रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें से कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जब अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़े थे बेटा तो आपको याद आ रहा होगा सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मैंने वहीं पे लिखवा दिए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही। अगर यहाँ पे हम देखें तो माइस्थीनिया ग्रेविस इट इज अ ऑटो इम्यून disorder, rheumatoid arthritis it is a autoimmune disorder, gout बेटा autoimmune disorder नहीं है, gout is a disease in which अगर हम बात करें यूरिक एसिड के क्रिस्टल का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है हमारे जॉइंट्स में। उसके बाद बोला बेटा नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस SLE इज आल्सो अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर SLE कहाँ से आ गया, SLE तो हमारे सिलेबस में नहीं था। तो अगर बेटा यहाँ पे ये 4 चीजें अगर आपको पता है A B C नहीं है D नहीं है तो हम एलिमिनेट करके देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। A B यहाँ पे E है और यहाँ पे D है। तो बताओ बेटा D क्या आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। कि अगर हम बात करें तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में साफ साफ डिसऑर्डर वाले पार्ट पे दिया हुआ है कि जो आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड A B एंड E आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। दीज आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये देखते हैं गिवन बिलो द सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अगेन दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम इवोल्यूशन, अरेंज देम इनटू करेक्ट सीक्वेंस। कहां से बेटा, पास्ट टू रिसेंट। पास्ट टू रिसेंट बोलेगा जिसमें मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा सबसे रिसेंट कौन होना चाहिए। द मोस्ट रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो होमो सेपियंस। कैसे बेटा, रिसेंट है। अगर सबसे पास्ट में जाऊं तो सबसे पास्ट में मेरे को दिखेगा कौन, होमो हिबेलिस। तो मेरे हिसाब से बेटा ए जो है यहाँ पे होमो हिबेलिस नंबर ए पे आना चाहिए और होमो सेपियंस नंबर डी पे आना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शंस किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो बी ऑप्शन लास्ट में होना चाहिए जो फर्स्ट एंड सेकंड में दिख रहा है, और पास्ट से हम आ रहे हैं तो मतलब ए फर्स्ट में होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट हम यहीं से निकाल सकते हैं फर्स्ट। बी होमो सेपियंस सबसे लास्ट होंगे, सबसे पहले होमो हिबेलिस ए में आना चाहिए। तो ऐसा मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 155 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 156, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। एकदम सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठ के यहाँ पे आ गई है, अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जो कि बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्या बोल रहा, द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। ये देखो यहाँ पे क्या मिल गया, ओनली पे फोकस करना है। क्या हाइमेन सिर्फ कोइटस के टाइम पे ही ब्रेक होती है? नहीं, देयर आर अदर रीजन ड्यू टू व्हिच हाइमेन में बी ब्रेक, ड्यू टू हॉर्स राइडिंग, पावर योगा, स्प्लिटिंग, सडन फॉल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो यहां पे हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 157, क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 की अगर मैं बात करूं, मैच द कॉलम टाइप है यहाँ पे, तो 157 पे दिया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोल रहा है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या है बेटा, यहाँ पे लिपिज लूप। क्या होगा, लिपिज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग मल्टी लोड। अगर हम बात करें 375 एंड क्या थी बेटा, यहीं पे एक और ऑप्शन आता था सीयूटी, हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग कौन सी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे बात करें LNG-20 एंड इन प्लांट्स क्या हो जाएंगे, प्रोजेस्टासाइड। तो आइए देखते हैं फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम बात करें फर्स्ट का थर्ड यहाँ है, यहाँ पे है। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मतलब B का 1 होना चाहिए, दोनों में ठीक है। अगर हम बात करें C मतलब ये दो तो नहीं हो सकते। C हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 इट मींस 4, तो C का 4 यहाँ पे इसमें आंसर नंबर 1। अब पता नहीं इस बच्चे ने बेटा क्या सोच के ऑप्शन नंबर 3 टिक किया है। ये काफी इजी क्वेश्चन था, हालांकि अब जो कर दिए वो कर दिए, उस पर कुछ किया जा नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोलता है देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। 158, 159, क्वेश्चन नंबर 158, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो एनिलीड्स आर ट्रू सीलोमेट। क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनिमल किंगडम। अगर हम बात करें और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन रहा हमारा, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिलीड्स आर ट्रू सीलोमेट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। पॉरीफेरा आर सूडोसीलोमेट नहीं, पॉरीफेरा सूडोसीलोमेट नहीं होते। यहां पे दिया है एसके हेलमिंथीज आर एसीलोमेट, रॉन्ग। और प्लेटी हेलमिंथीज आर सूडोसीलोमेट, नो। तो यहां पे मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन ही सही दिख रहा है, एनिलीड्स आर ट्रू सीलोमेट। इट मींस 158 क्वेश्चन आंसर नंबर 3। आप एक चीज नोटिस करो बेटा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी क्लास में या तो डिस्कस ना हुआ हो, या तो आपके माइनर टेस्ट में ना आया हो, या तो मेजर टेस्ट में ना आया हो, या तो आपकी टेस्ट सीरीज में। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया है और पढ़ाया गया। एक क्वेश्चन पूरे पेपर में, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके नोट्स के बाहर से हो। अगर आपने प्रॉपरली किया होगा तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता अगर आपने सिंसियरली किया होगा हर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 159। गुड, दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। गुड, 159 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे, अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर favorable for the formation of oxyhemoglobin formation in alveoli। alveoli में oxyhemoglobin formation के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? अगर आपको याद आ रहा होगा तो बेटा मैंने इस तरीके का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ाया था यहाँ पे क्लास में, और बताया था फैक्टर्स विच सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन और क्या अपोज करते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन से।
तो यहाँ पे क्या दिया है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2, ठीक है, हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है, टेम्परेचर हाई लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 160, ये भी बेटा अगर हम बात करें, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कम फ्रॉम ब्रीदिंग इन गैसियस एक्सचेंज। मैच द कॉलम है, बोला था बेटा ये मैच द कॉलम वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देख लो आपके सामने ही है 2024 का पेपर, आ गया क्वेश्चन। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो क्या हो जाती है बेटा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। मतलब अगर हम बात करें ये होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, मतलब क्या हो जाएगा, A का सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब सेकेंड का क्या हो जाना चाहिए, सेकेंड का हो जाएगा फोर्थ। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस किस तरीके से हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो A का 2 होना चाहिए, A का 2 यहाँ पे दो जगह दिख रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 में, और B का क्या होना चाहिए, B का होना चाहिए 4, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। तो द करेक्ट आंसर इज, अगर हम बात करें, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, A का 2, B का 4। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। 161 बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं बात करूं आपके माइनर टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, और एज इट इज़ अगर आप देख रहे होंगे तो एज इट इज़ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो जो भी आपकी माइनर टेस्ट सीरीज चल रही थी, डायरेक्ट यही क्वेश्चन मैंने ऐड किया था उसमें। इसमें अगर हम बात करें, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। दिस वन इज, अगर हम बात करें कार्डिक मसल, कार्डिक मसल, these are smooth muscle and this is skeletal muscle। skeletal muscle का डायग्राम दिया है, तो हमको देखना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें skeletal muscle, टोज नहीं, इनवॉलेंट्री गलत, skeletal बोन का दिखाते नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर 3 की मैं बात करूँ तो स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स मतलब अगर हम बात करें, दीज आर द बाइसेप्स, बाइसेप्स के पीछे वाली मसल क्या कहलाती है, ट्राइसेप्स। तो स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स, स्मूथ मसल स्टोमक में होती है एंड कार्डिक मसल हार्ट में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। क्वेश्चन नंबर 162 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोल रहा है, द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। बेटा पेंगुइन एक अलग एनिमल है, डॉल्फिन एक अलग एनिमल है, A1 A2, और दोनों की अगर मैं बात करूं, पेंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फिन्स की अगर हम बात करें, दोनों ही फ्लिपर्स जो रहते हैं यूज करते हैं किसके लिए, सेम फंक्शन के लिए, जो कि क्या है बेटा, स्विमिंग। क्या हो जाएगी, स्विमिंग, और दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। इट मीन दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बेटा जब ये चैप्टर पढ़े थे तो आपके टेस्ट में भी यही एग्जांपल दिए गए थे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, match the column again। this question come from human health and disease। this question is come from human health and disease। देखते हैं क्या है इसका आंसर। लेट्स मैच अप। सबसे पहले टाइफॉइड, टाइफॉइड इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, मतलब A का 4 ऑप्शन नंबर 3 खत्म। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है अगर हम बात करें, क्योंकि A का 4 सिर्फ और सिर्फ थर्ड में दिख रहा है। इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। मैच करके भी देख लेते हैं। B का थर्ड मतलब लेटमेंस मतलब क्या हो जाएगा, इट इज एन प्रोटोजोआ, सही है एकदम। C का 1 रिंगवॉर्म, फंगल डिजीज, एंड द D का 2 की अगर मैं बात करूं, D का 2 फिलेरियासिस
नेमेटोड से होती है। एकदम करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 164। 164 वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। अगर हम बात करें, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट होंगे बेटा, जो भी अपन 1 मंथ में सिलेबस कवर किए, तो आपको याद होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपन पढ़े थे द कंडक्टिंग पाथवे ऑफ हार्ट। दिस इज द कंडक्टिंग पाथवे ऑफ हार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे पूछा है बेटा करेक्ट पाथवे अगर हम बात करें कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू हार्ट, बेटा बोला था वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अगर हम बात करें दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर सीक्वेंस में किस तरीके से होगी आपको याद होगा तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा यहाँ पे ऐसे नोड, क्या होगा बेटा ऐसे नोड मतलब ई सबसे पहली प्रेफरेंस, मतलब ऑप्शन 3 and 4 इज इलिमिनेटेड राइट नाउ। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा ऐसे नोड के बाद क्या आना चाहिए, अगर हम बात करें ऐसे नोड के बाद क्या आएगा एवी नोड, ई के बाद सी आएगा ऐसे नोड, फिर यहाँ पे ऐसे नोड से इंटरनोडल फाइबर एवी नोड, मतलब सेकंड क्या हो जाएगा सी, और मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा सेकंड। और आगे अगर मैं चलूँ तो इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा एवी नोड से फाइबर्स निकलती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा एवी बंडल, क्या बोलते हैं एवी बंडल। नाउ एवी बंडल इज अगेन डिवाइडेड इनटू किस में हो जाएगी बेटा बंडल ब्रांचेस, और लास्ट में क्या हो जाती हैं सबसे लास्ट में परकिंजे फाइबर्स, जो कि क्या हो जाती हैं वॉल ऑफ द वेंट्रिकल में क्या हो जाएंगी स्प्रेड्स हो जाती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन मैच द कॉलम की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें लाइपेज की अगर हम बात करें तो लाइपेज जो हो रहा था बेटा उसमें क्या पाया जाता है एस्टर बॉन्ड, क्या पाया जाता है बेटा एस्टर बॉन्ड पाया जाता है अगर हम लाइपेज की बात करें। फिर न्यूक्लियस, सबसे पहले ए का सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड, क्लियर है। तो ऑप्शन में क्या दिया है बेटा फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड, मतलब बी का 4 आंसर मेरे हिसाब से आ चुका है। ए का सेकंड पहले में ही, अगर हम बात करें फोर्थ में दिया और देखने की जरूरत ही नहीं, खत्म, छूते ही क्वेश्चन खत्म है। वेरी इजी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको सबसे पहले मार्क कर लेना है कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा हुआ। यहाँ पे इनकरेक्ट को मार्क करेंगे। इनकरेक्ट मार्क करने के बाद बायोरिएक्टर हैव एन एलिगेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम। क्रैश कोर्स वाले भी ध्यान रखो बेटा, 1 महीने में लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ 1 महीने में तुम्हारा बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अगर आपने पूरी क्लासेस की ना 1 मंथ में भी तो बहुत कुछ कवर हुआ है अगर हम बात करें। और रेगुलर बैच वाले अगर ध्यान दें तो बेटा पूरा बायोरिएक्टर का अपन डायग्राम बना के देखे थे, समझे थे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर हम बात करें। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रहा अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, एकदम सही बात है बेटा। बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, ओ हो फंस गया यहाँ पे स्मॉल स्केल। बेटा याद करो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है और इसमें जो बायोरिएक्टर यूज़ की जाती है, वेसल्स यूज़ की जाती हैं, लार्ज प्रोडक्शन के लिए की जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है और पूछा भी था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन The TI plasmid of Agrobacterium tumefacium stand for wow। मतलब इससे इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं मान सकता। अगर इसको भी आपने गलत किया है तो खैर जिसका पेपर उसने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया इस क्वेश्चन को। बेटा इसमें पूछा था TI प्लाज्मिड का फुल फॉर्म, यहाँ पे TI क्या होता है। सबसे अगर हम बात करें TI की ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, आंसर सेकंड। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बेटा, और क्या चाहते हो कि नीट वाले और कितना इजी क्वेश्चन दे। अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो बेटा ये बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा अगर हम बात करें।
क्लियर है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग, फोर्थ है बेटा, ठीक है, ट्यूमर इनहिबिटिंग नहीं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। आंसर नंबर अगर हम बात करें क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ होगा। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वन 167 आंसर नंबर फोर्थ। नेक्स्ट 168, क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं कहां से आ रहा है। ये क्वेश्चन उड़ता उड़ता आ रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। मैच द कॉलम। कॉमन कोल्ड वाज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, ग्रुप ऑफ राइनो वायरस। मतलब ए का वन कहाँ दिया हुआ है बेटा? ए का वन यहाँ दिया। खत्म हो गया विद इन अ सेकेंड, और कुछ देखना ही नहीं अगर हम बात करें। क्लियर है? कुछ नहीं, काट देंगे इसको क्लिप को। तो यार खड़ी मत रहे, मेरा दिमाग खराब हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ जाके बड़े ऐसे क्या टकर टाक रही, मेरा दिमाग बार बार जितने बार घूमता उधर जाता है। चलो, अरे चुप रहना, तू उधर बैठ जा, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ तू रहती तो, इसीलिए अभी तो बैठ जा ना, तू उधर गलत जगह है वहाँ पे। और ऐसा मत रात में कैमरा देखेंगे तो नाटक कर रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ मैं। अरे क्या होता है ना, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है अचानक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द कॉलम। दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर हम बात करें बेटा, कॉमन कोल्ड वाज कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस, मतलब ए का क्या होना चाहिए बेटा? ए का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। इट मीन्स ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर 4। द करेक्ट ऑप्शन इज 4। और कुछ मेरे को देखना ही नहीं है। क्या देखूंगा इसमें? डायरेक्ट हमको पता, वाइडल टेस्ट किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए करते हैं। इसमें अगर हम बात करें बी में क्या दिखा है? हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें रिलेटेड विथ प्लाज्मिड। क्लियर है? मलेरिया से रिलेटेड है। एलर्जी अगर हम बात करें एनसीईआरटी की लाइन है, कॉज बाय डस्ट एंड माइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 आ रहा है क्वेश्चन सेल साइकिल से। 169 क्वेश्चन नंबर 169 अगर हम बात करें, दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम सेल साइकिल। और इसमें पूछा है फॉलोइंग स्टेज। इससे ज़्यादा और क्या इजी आएगा यार, इसमें सिंपल सा अरेंज कर दे रहे हैं बस। इसको अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी फेज होती है बेटा? G1 के बाद S, देन G2। देखते हैं G1 मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा? E के बाद क्या हो जाएगा बेटा? S का मतलब सिंथेसिस फेज, मतलब C। देन क्या हो जाएगा? ECA, बस खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्सटेंसेस और लैक्टेशनल इम्यूनोरिया। ये सारे कैसे हैं बेटा? नेचुरल मेथड है। यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्ट किस में आता है? बैरियर मेथड में। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम की अगर हम बात करें, दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम एनिमल किंगडम। क्वेश्चन नंबर 171। प्लूरोबेकिया एंड टीनोप्लाना की अगर मैं बात करूं, ये किसका एग्जांपल है बेटा? टीनोफोरा, रेड्यूला। याद होगा बेटा, मैं क्लास में बताता, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट इनटू द मेंबर ऑफ मोलस्का। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? बी का अगर हम बात करें फर्स्ट हो जाएगा। देखते हैं आंसर आ रहा है क्या? ए का 2 मतलब ये दो तो नहीं हो सकते। बी का 1 आंसर नंबर थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात की गई है और यहाँ पे हमको पूरी क्या दे दी गई है बेटा? दिस इज अ डीएनए स्टैंड। डीएनए स्टैंड किधर दी है बेटा? 3' to 5' में। तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे देखना है आरएनए बनाना है। क्या बनाना है? आरएनए।
तो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश। सबसे पहले मेरे को इस ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिख रहा है, टी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद अगर हम मैच करेंगे बेटा, टी के साथ क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। पहले इसको एलिमिनेट कर दो, टी के साथ ए के साथ यू सी जी, टी सीक्वेंसिंग ए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, जे भी एलिमिनेट हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। अगर आप टेम्पलेट की कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, मैच द कॉलम। अगेन मैच द कॉलम, ट्रेंड ही हो गया है एनटीए वालों को मैच द कॉलम। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। इसमें तो सिर्फ मेरे को एक चीज दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है बेटा। मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऑप्शन देखता हूँ। सबसे पहले मैच द कॉलम करना है तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऑप्शन एक बार जरूर देखें, और ऑप्शन में डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है तो देखते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, किस में दी जाती है, एडीए डेफिशिएंसी में। मतलब डी का सेकंड कहाँ दिया हुआ है बेटा, ओनली इन फोर्थ ऑप्शन। और कुछ देखने की भी मेरे को ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ इसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जिसका यूज़ किया जाता है बेटा, अगर हम बात करें इसमें डायरेक्ट जाएगा ये एम्फाइसीमा। क्राई 1AB की अगर हम बात करें, क्राई 1AB जो हो जाता है, इट इज़ रिलेटेड विथ डायरेक्टली। अगर मैं बात करूँ तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा, कौन बोर। क्लियर है। तो डायरेक्टली भी अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 आ जाएगा। वैसे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट आंसर मिल रहा है देखते हुए, और किसी में दिया ही नहीं। डी का 2 आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन मैच द कॉलम। दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम एनिमल डाइवर्सिटी। बेटा लगभग 3 क्वेश्चन हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन एनिमल डाइवर्सिटी से इस साल आ गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एक्सोकेंस, किसको बोलते हैं बेटा, फ्लाइंग फिश। 3 में दिया, एलिमिनेट, खत्म हो गया। फिर अगर हम बात करें मिक्सिन, हैच फिश, बी का 2, पिस्टिस, सॉफिश। मतलब बी का 1 कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मतलब 2 चलेंगे, ये एलिमिनेट हो गया। ए और यहाँ पे सी का क्या हो गया, 2। सी का 2 कहाँ दिख रहा है, दिस वन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब एनटीए वालों को शर्म करनी चाहिए, यहाँ पे एनटीए वालों को शर्म करनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, इस क्वेश्चन को बेटा क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट भी सॉल्व कर देगा। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। बेटा फेलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे तो दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। Fallopian tube is divided into how many parts? This is divided into 3 parts. अगर हम बात करें, this one is known as isthmus, this one is ampulla, and this one is infundibulum. In extension of infundibulum is known as, अगर हम बात करें क्या कहलाएंगे बेटा, fimbriae. सिंपल सी बात है, uterine fundus. This region is known as uterine fundus, is the most appropriate position for the implantation. The correct answer is, अगर हम बात करें, uterine fundus. Uterine fundus is the not a part of fallopian tube. Next question. Next question 176 biotech. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बोला है क्या, एक्स आइडेंटिफाई एंड एक्स एंड वाई। बेटा माँ कसम खा के बोल दो, अगर ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया तो। डिट्टो क्वेश्चन क्लास में भी कराया और पेपर में भी दिया है। एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं मिला है बेटा जो क्वेश्चन हमसे ना बने या हमने पढ़ा नहीं है क्लासरूम में। देखो एक्स इट इज अ पोजीशन ऑफ ORI। अगर हम बात करें किसकी जगह है बेटा, रो की जगह है। तो सिंपल सी बात, अगर हम बात करें ORI इज द एक्स। तो यहाँ पे जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन, नहीं।
द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए पागल हो गया ये। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ बेटा देखो द जीन एक्स मतलब ORI एनसीईआरटी लाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी ऑफ, अगर बात करें कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA, अगर हम बात करें तो ORI ही कंट्रोल करती है कि कितनी कॉपीज बनेंगी। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा डायरेक्ट अगर बात करें, वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, द आंसर इज थर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने को आइडेंटिफाई करना था एक्स एंड वाई, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट। थोड़ा अच्छा था, लेवल ठीक था इस क्वेश्चन का, लेकिन ठीक है उतना भी इज्जत नहीं दे सकते इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, बोल दो बेटा क्लास में सर आपने इसका टेबल नहीं बनवाया है। आपने बोल दो बेटा यहाँ पे कि सर आप टेबल नहीं बनवाए, एक एक जॉइंट्स को क्लासीफाई करके नहीं बताया क्लास में। अगर हम बात करें फाइब्रस जॉइंट बेटा, अगर हम बात करें फाइब्रस जॉइंट, याद करो इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट प्रेजेंट इन स्कल in between the bones of skull due to deposition of collagen, the bones and the joint become immovable। अगर हम बात करें तो देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, skull don't allow any movement, क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि एक ऐसा होता है फाइब्रस जॉइंट एंड द फाइब्रस जॉइंट इज इमूवेबल जॉइंट। तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं पहले कैसे बन रहे हैं इसके ऑप्शंस इस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट का थर्ड अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करोगे ए का थर्ड सिर्फ फर्स्ट में दिया, मतलब इन्होंने ऑप्शन भी इतने इजी कर दिए ना, आपको दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, टिक करो और आगे बढ़ो बेटा। क्या हो जाएगा? बी की अगर मैं बात करूं कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ होता है बेटा? वर्टिब्री, वर्टिब्रीज के बीच में कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अगर हम बात करें गुड, हिंज, हिंज की बात करें तो हिंज कहाँ पे होता है बेटा? हिंज नी, हेल्प इन लोकोमोशन नी, ये नी की बात करूं नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट। क्या करोगे बेटा? आंसर नंबर फर्स्ट, इजी मक्खन। स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन है बेटा। और देखते हैं कैसे हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयडल हार्मोन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयडल हार्मोन बेटा? एंडोक्राइन चैप्टर अगर मैं बात करूं प्रॉपर क्लासिफिकेशन करा के लिखाया हुआ है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अगर आपको याद होगा तो ऑल द सेक्स हार्मोन आर स्टेरॉयडल हार्मोन, और जो भी कॉर्टेक्स के होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन सारे कैसे होते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन। तो अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन इज अ स्टेरॉयडल, टेस्टोस्टेरोन इज स्टेरॉयडल, कॉर्टिसोल इज स्टेरॉयडल। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडरलाइन करो, और आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूकागॉन इज नॉट अ स्टेरॉयडल हार्मोन। नोट्स निकाल के देखो बेटा, नोट्स निकाल लो एक बार, डिजिटल नोट्स भी होंगे, देखो एक बार, एक क्वेश्चन अगर बाहर का आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल बायोलॉजी। सेल देखते हैं क्या बोल रहे बेटा। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है बेटा? क्रोमोसोम्स, जिनकी लोकेशन क्या होती है? फिक्स रहती है अगर हम बात करें, मतलब डी का थर्ड अगर हम बात करें सैटेलाइट, गुड, डी का थर्ड। उसके बाद बोल रहे बेटा सिस्टर्निंग क्या हो जाती है बेटा? सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ यस, किसमें होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सिस्टी। क्लियर है बेटा? तो सी का क्या हो जाएगा? 4। सी का 4 कहाँ पे दिया हुआ है? दिस इज आंसर आ चुका है बेटा, आंसर नंबर 1। बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये चौथा क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। आता 4 से 5 क्वेश्चन इस बार आए, 4 से 5 क्वेश्चन। वेटेज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बोल दो बेटा टाइम लेके पढ़े थे नहीं पढ़े थे क्लास में? एक क्वेश्चन कराया बेटा, एक क्वेश्चन कराया हूँ क्लास में, एक क्वेश्चन कराया गया क्लास में। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कोकीन, इरिथ्रोजाइलम कोका कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर इरिथ्रोजाइलम कोका, ए का थर्ड।
अगर हम बात करें ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, मतलब ए का थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें ए का थर्ड हो गया, खत्म हो गया बेटा। ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया, वो भी फर्स्ट। उसके बाद भी अगर आप करना चाहो तो बेटा आप सॉल्व करते रहना, एकदम परफेक्ट आंसर है ए का थर्ड दिया वो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट in both sexes of cockroach a pair of jointed filamentous structure is called anal sulci is present। आ जाओ फिर से आ जाओ एक बार। 2023 में 2022 के जो 2023 का रनिंग बैच था, मैंने बोला था एनल स्टाइल के बारे में। द क्वेश्चन आया एनल स्टाइल किस में पाया जाता है, और बताया भी था बेटा कॉकरोच कैसे होते हैं, मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच। मेल जो होते हैं ज़्यादा स्टाइल मारते हैं, तो इसमें क्या पाई जाती है बेटा एनल स्टाइल। लेकिन एनल सरकाई की बात करूं तो एनल सरकाई मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है बेटा। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बेटा नोट्स देखना डायग्राम में एनल सरकाई के बारे में, और आप लिखा भी होगा एनल सरकाई इज फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच ऑन विच सेगमेंट, on 10th segment। the correct answer is 10th segment। कॉकरोच को भी नहीं छोड़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस क्वेश्चन इज अगेन कम फ्रॉम सेल साइकिल। सेल साइकिल में कहां से बेटा, प्रोफेज 1 की अगर हम बात करें, लालू जी प्यार से दीपिका को देखें। अगर हम बात करें तो इसमें पैकाइटिन अगर आपको याद होगी तो पैकाइटिन में क्या हो रहे थे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड हो रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा बी का 4 रिकॉम्बिनेशन। लेप्टोटीन में याद होगा सबसे पहले में क्या हो रहा था बेटा, क्रोमोसोम्स लुक लाइक अ थिन थ्रेड। क्रोमोसोम कैसे दिख रहे थे, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन करे बेटा ऑप्शन को तो पहले देखने दो, ऑप्शन देख लेते पहले क्या बोल रहे हैं ऑप्शन। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राइट नाउ दिस इज गुड। तो अगर हम बात करें बी का 4, अच्छा बी का 4, अगर हम बात करें बी का 4 बेटा और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं, इट मीन्स आंसर नंबर 4। ऑप्शन पहले देखना है मैच द कॉलम में, क्वेश्चन तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 183 क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं असर्शन रीजन, जिसमें आपकी जान सूख जाती है। असर्शन एंड रीजन में क्या बोल रहा है ये असर्शन एंड रीजन। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग, अगर हम बात करें इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोइंग कॉम्बिनेशन डॉक्टर बिंग हेल्दी बेबी, ठीक बोल रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग जो रहती है ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड इन इन्फेंट ग्रोइंग रिकॉम्बिनेंट, अगर हम बात करें राइटिंग अ हेल्दी बेबी, ट्रू है स्टेटमेंट। कोलेस्ट्रम, अगर हम बात करें कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज़, अगर हम बात करें कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडीज़ होती है बताया था बेटा IgA पाई जाती है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, बिल्कुल सही बात है ये भी, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इसके लिए आपको एक काम करना है, बस यहाँ पे क्या लगा देना है, बिकॉज। देखते हैं हम, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोइंग इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ गई है। अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी because colostrum contains several antibody absolutely essential to develop resistance for the, अगर हम बात करें newborn baby, it means assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ 2 हो जाएगा। वेरी गुड, चलो कुछ तो सही किया इसने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैच द कॉलम 184। थक गए भाई मैच द कॉलम करते करते, इतना इजी पेपर बायोलॉजी का जब से एनटीए बनाई बेटा, इतना इजी पेपर मेरे को नहीं लगता आज तक है, और आगे आएगा भी नहीं मेरे को तो ऐसी भी उम्मीद है। डाउन सिंड्रोम बेटा डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ रिलेटेड विद 21st क्रोमोसोम, मतलब ए का थर्ड फोर्थ में है ऑप्शन, आंसर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन मैच द कॉलम, क्या करवाना चाह रहे बेटा, मैच लिस्ट 1 to 2, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा।
चलो देखते हैं पॉन्स। पॉन्स क्या हो जाता है बेटा? सबसे पहले हम दिख रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है यहाँ पे अगर हम बात करें? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। पॉन्स, पॉन्स कंट्रोल रेस्पिरेटरी मेडुला, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पॉन्स क्या करता है बेटा? कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। मतलब क्या दिख रहा है? आप ऑप्शन देख लेते हैं थोड़े से। ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? मतलब बी का 4, बी का 4 कहाँ पे दिख रहा है? बी का 4, ए का 3, मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने दो सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 बोल रहे हैं अ पर्सन एज अ एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग के अगर अकॉर्डिंग बात करें सिस्टम, द ग्रुप ऑफ द फादर। फादर क्या है यहाँ पे? फादर की अगर मैं बात करूँ, फादर है यहाँ पे बी पॉजिटिव है। मदर कैसी है? मदर इज ए पॉजिटिव एंड अ चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव हो गया तो हो गया द रिस्पेक्टिव जीनोटाइप्स। रिस्पेक्टिव जीनोटाइप्स क्या होंगे? ओ पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा बेटा? खत्म बात। तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता बच्चा। ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, दिस इज़ अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब होमोजाइगस नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है? ए ओनली, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। मैच द कॉलम। वेरी गुड, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अगर आपको याद होगा तो बेटा 2 एग्जांपल मैं बताया था इसकी यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। एक तो था गॉबलेट सेल और दूसरा बताया था पेनेट सेल। तो अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कहीं गॉबलेट सेल दिख रहा है? कहाँ है गॉबलेट सेल? ये रहा बेटा। तो ये तो हो गया। ये दूसरा पेनेट सेल होता है अगर हम बात करें। ए का थर्ड, ए का थर्ड यार ऑप्शन देखने तो पहले क्या बोल रहे हैं? ए का थर्ड, अरे आ गया आंसर, डायरेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ए का थर्ड सिर्फ कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। और कौन से क्वेश्चन हैं? आइडेंटिफाई। ये तो बेटा डायरेक्ट तुम्हारे नोट्स का फ्लो चार्ट दे दिया है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था हार्मोनल रेगुलेशन में, तो मेल के डायरेक्ट जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है? विच रेगुलेट, अगर हम बात करें डायरेक्टली काम करेगी किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी के रिलीज कराएगा 2 हार्मोन एलएच एंड यहाँ पे क्या होगा? एफएसएच। मतलब ए क्या होगा? एफएसएच। ए एफएसएच ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, बी क्या होगा? एलएच वर्क ऑन लीडिक सेल। मतलब बी क्या होना चाहिए? लीडिक सेल होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे। तो ए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफएसएच, बी लीडिक सेल, तो एफएसएच लीडिक सेल, ऐसा मेरे को ऑप्शन 2 दिख रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट 189। ये क्वेश्चन इकोलॉजी से आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बॉटनी का पार्ट है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 189 बॉटनी का पार्ट है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट। अरे रे रे बेटा, एनसीईआरटी की लाइन। डिफरेंट रिसोर्स होता है क्या? कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स होगा। क्लियर है? तो स्टेटमेंट 1 तो पहले ही फॉल्स हो गया भाई साहब। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे बेटा गॉस प्रिंसिपल को, अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव वाला वॉबलर्स वाला एग्जांपल आपको याद होगा इकोलॉजी का, तो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर। कॉम्पिटिशन जब 2 स्पीसीज के बीच में होगा तो जो इंफीरियर वन होगी विल बी एलिमिनेटेड। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो इंफीरियर वन जो होगी एलिमिनेट हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। ऑप्शन देखते हैं कहां पे बनता है।
फॉल्स एंड ट्रू कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हाँ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कम फ्रॉम कॉकरोच। ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया है? कॉकरोच से आया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इज क्रॉप, मतलब क्या हो जाएगा? ए का 4 कहाँ दिया है? 2 ऑप्शन में दिया हुआ, मतलब फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग, गिजार्ड याद होगा, बताया था बेटा, काइटेनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? ग्राइंडिंग ऑफ फूड में यूज़ होते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ फूड की बात करूं तो डी का क्या होना चाहिए? 1। डी का 1 कहाँ दिया हुआ है बेटा? इसमें डी का 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बी का क्या होना चाहिए? बी की अगर मैं बात करूं, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स एट द जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिरगट क्या कहलाती है बेटा? गैस्ट्रिक सीके कहलाती है। और ये पे साफ दिख रहा है येलो कलर्ड। अगर हम बात करें 100 to 115 जो रहती क्या हो जाती है यहाँ पे? मालफिजियन टिब्यूल्स हो जाती। सी का 3 कहाँ पे दिख रहा है? सी का 3 मिल गया। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर आपने इवोल्यूशन तो पढ़ा ही पढ़ा होगा, उसके साथ इवोल्यूशन की समरी पढ़ी होगी। और बेटा मैं तो आपको पूरा का पूरा एरा बेटा ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का बेटा चार्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें क्या होगा बेटा? मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में क्या हुआ था? अगर हम बात करें बेटा, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आए थे। मीजोजोइक एरा का क्या हो जाएगा? बर्ड्स एंड रेप्टाइल। प्रोटेरोजोइक एरा में कौन आए थे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। कौन आए थे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद कौन हो गया बेटा? थर्ड दिया सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? सीनोजोइक एरा में मैमल्स आए थे। और पेलियोजोइक एरा में फिश एंड एम्फीबियन। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 192 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ईसीजी क्रैश कोर्स वाले भी याद करें बेटा। ईसीजी पूरा पढ़े थे हम लोग। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। रेगुलर वालों को तो इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी बेटा। अगर हम बात करें पी वेव किस वजह से होती है बेटा? पी वेव इज द, अगर हम बात करें पी वेव पे क्या होता है, हम अगर बात करें यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। व्हाट हैपन पी वेव पे बेटा? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRX कॉम्प्लेक्स क्या बताता है बेटा? QRS कॉम्प्लेक्स जो जाता है ये डिफाइन करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव क्या बताती है? अगर हम बात करें टी वेव क्या बताती है? अगर हम बात करें टी वेव पे अगर हम जाएंगे सी पे तो टी वेव बताती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्लियर है? और यहाँ पे दिया है टी एंड पी गैप। कुछ नया लग रहा होगा, वैसे आंसर आ चुका है थर्ड, लेकिन टी एंड पी गैप की बात करूँ तो व्हाट इज दिस इज अगर हम बात करें, दिस वन इज अगर हम बात करें पी वेव, बाद में क्या आएगी बेटा? टी वेव। तो इसके बीच का जो गैप होता है क्या कहलाता है बेटा? टीपी गैप। क्या कहलाता है? टीपी गैप। और इस टीपी गैप में क्या होता है अगर हम बात करेंगे? जॉइंट डायस्टॉल में क्या हो जाता है बेटा? अगर हम बात करें रिलैक्सेशन होता है तो हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन The following are the statement about non-chordates. Question come from animal kingdoms. Non-chordates किसके बारे में बताना है? एक बार फिर से आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, किसके बारे में? The following are the statement about non-chordates. Non-chordates के लिए क्या सही है? Pharynx is perforated by the gill slit. This is the character of chordata. Notochord is absent. This statement is says central nervous system is dorsal.
नहीं 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 होगा बेटा, हार्ट इज डॉर्सली प्रेजेंट, वेरी गुड, क्योंकि कॉर्डिनेट में क्या होता है, वेंट्रली होता है, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ठीक है, मतलब बी डी ई कहाँ दिख रहा है, बी डी ई, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल एंड एंजाइम एक्शन सेलेक्टेड करेक्ट सीक्वेंस बेटा एंजाइम की, क्लियर है। तो सबसे पहले दिस इज द एंजाइम, दिस इज द एंजाइम, अगर मैं बात करूं एंजाइम, एंजाइम से कौन बाइंड करेगा बेटा, दिस इज द एंजाइम, एंजाइम से बाइंड करेगा सबस्ट्रेट, कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, तो सबस्ट्रेट कहाँ किया बेटा, एक्टिव साइट पे बाइंड किया, मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा ई, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये बाइंड करेगा तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ई के बाद ए, ई के बाद ए, देखते हैं पहले ई के बाद ए, ई के बाद ए, ई के बाद ए, ई के बाद ए, खत्म, आंसर नंबर 2। बाकी ऑप्शन को हमको देखने की भी जरूरत नहीं है, तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट, अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देखते हैं स्टेटमेंट, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है बेटा, बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फॉइड सेल आर प्रोड्यूस्ड, ट्रू, बोथ, अगर हम बात करें बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ट्रू। In the lighting of the advertisement, which of the statement 1 is incorrect, both statement very good, both statement 1 and 2 are correct। अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, डायरेक्ट लाइन उठ के आइए बेटा, अगर हम बात करें, इसीलिए बोले थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ लो भैया, पढ़ लो अच्छे से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ लो। समझ में आया क्यों इतना लंबा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चला था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था बेटा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से इस साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं इशारे कर रहे थे कि पढ़ सकते हैं, और देखो तुम्हारे सामने है। देखते हैं, मैच द कॉलम, सबसे पहले दिया है आरएनए पॉलीमरेज 3, डायरेक्ट देखूंगा बेटा किसमें इन्वॉल्व होता है बेटा, टीआरएनए फॉर्मेशन, ए का 4 खत्म हो गया, और देखना ही नहीं है, विद इन 5 सेकेंड ऑप्शन रीड करते पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम बात करें क्या हो जाएगा बेटा, 196 का 1। नेक्स्ट 197, अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 197, अगेन कहाँ से आ रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम से आ रहा है। देखते हैं एक एक पॉइंट बेटा आपके नोट्स में लिखवाए गए, एक एक पॉइंट। अगर हम बात करें एक्सोथैलेमिक गोइटर, याद करो वो इंसान की तस्वीर जो दिखाया था, आंखें बाहर निकली हुई ज़ॉम्बी जैसे अंकल जिसको देख के डर रहे थे आपको, एक्सोथैलेमिक। अगर हम बात करें गोइटर का केस था, जिसमें क्या हो जाता है बेटा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोफ्यूजन ऑफ आईबॉल, मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड। फिर यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है क्रिटिनिज्म, याद करो वो लाइन, मंद बुद्धि, ऐसी फीमेल जिसमें आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन कम बनेगा, थायरोक्सिन की कमी से जो बच्चा पैदा होगा कैसा होगा, छोटी हाइट वाला और मंद बुद्धि। मतलब अगर हम बात करें तो क्या होगा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंट ग्रोथ। अगर हम बात करें, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या बनते हैं ऑप्शन इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट का थर्ड दो जगह दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंड डी का क्या होना चाहिए, सेकंड, डी का सेकंड कहां दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 198 की अगर हम बात करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन बिलो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर, यार प्रॉपर्ली क्वेश्चन दिख नहीं रहा, वर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है बोल रहा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बटनी, तो हो ही नहीं सकता। रेनल कॉर्पस ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाई एट द आउटर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, लूप ऑफ एंड ऑफ जक्स्टा मेडुलरी runs deep down the yes, करेक्ट, कुछ इनकरेक्ट, करेक्ट, गुड। तो ऑप्शन नंबर बात करूं 4 बेटा, आपको याद होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का बेटा जो लूप ऑफ एंडे था कैसा करता था बेटा, डीप डाउन रन करता था, किसमें, इनटू द मेडुलरी स्पेस में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 199 पे देखते हैं क्या बोल रहा है इस पे। क्वेश्चन नंबर 199 स्टेटमेंट 1, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। डायग्राम आपको याद आ रहा होगा बेटा, क्लास में बनवाया था ऐसे,
दिस इज द कॉर्पस कैलोसम विच जॉइंट्स, अगर हम बात करें राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आंसर ट्रू होगा। द ब्रेन स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ द मिडल ऑब्लिंग बेटा पोन्स एंड सेरेब्रम। अरे सेरेब्रम बेटा नहीं होता ब्रेन स्टेम में, एकदम क्लासिफाई करा के नोट्स में लिखा हुआ है आपके। अगर हम बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर नंबर 4। अब आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 200, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1, द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट आर सेल्स। क्वेश्चन है डायरेक्ट अबाउट डबल मेम्ब्रेन कॉर्नर सेल ऑर्गन्स, वेरी गुड, एकदम ट्रू है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर्ड टू क्लोरोप्लास्ट, फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए बेटा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमारा पूरा जूलॉजी का पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है नीट 2024 का। अगर मैं बात करूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया बेटा जो कि आपने क्लास में ना पढ़ा हो या आपके नोट्स से पढ़ा हो। अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं, साल भर मेहनत की है बेटा, नोट्स बनाए, आपने एनसीईआरटी डिस्कशन में रहो, पेपर सॉल्व किए हो, पीवाईक्यू किए हो बेटा, मॉक टेस्ट में अगर मैं बात करूं उसमें से कई ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो डायरेक्टली रिपीट हुए मॉक टेस्ट से। अगर मैं बात करूं आपने पूरी तैयारी की है तो मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, अगर आपने गलती नहीं की है तो जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता इस साल। अगर आपने सीली मिस्टेक नहीं की है तो एक क्वेश्चन आप प्रूफ नहीं कर सकते बेटा कि जो कि बाहर से आया है। थैंक यू सो मच, होप फॉर योर बेस्ट फ्यूचर एंड सेम बेटा। अगर मैं बात करूँ ट्रेंड रहने वाला है 2025 में भी, जो भी बच्चे आ रहे हैं बेटा 2025 में भी, बिलीव मी, साल भर अगर आप क्लास करते हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा बेटा जूलॉजी में, और या अगर मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ तो पूरी बायोलॉजी में कि जो आपके नोट्स के बाहर हो या एनसीईआरटी के बाहर हो या वो क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस ना किया गया हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं